नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जासूस अमन फाइल्स में फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं जासूस अमन और उसके सहयोगी पिद्दू सिंह का एक नया केस। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा नया केस। लखनपुर की उस ठंडी सुबह में हमारे छोटे से दफ्तर की लकड़ी की मेज चाय की भाप से धुंधली हो रही थी। जासूस अमन सामने बैठा हुआ था, घड़ी के सेकंड हैंड को ऐसे देख रहा था मानो समय खुद किसी रहस्य की भाषा में उनसे बात कर रहा हो। मैं पेद्दो सिंह उनके सामने अखबार हाथ में लिए माथा खुजा रहा था। अमन, मैंने कहा, पिछले 2 हफ्तों में एक भी ढंग का केस हमारे पास नहीं आया। क्या हम किसी छुट्टी के काबिल नहीं हैं? अमन ने बिना आंख उठाए कहा, रहस्य तब आता है पिद्दू, जब समय उसके लिए पका हो। अभी समय कच्चा है। मैंने लंबी सांस ली, लेकिन कुछ तो पक ही रहा होगा। उसी समय दरवाजे पर ठक 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 ठक, एक हड़बड़ाहट भरी दस्तक। मैंने दरवाजा खोला। अंदर आता है एक दुबला, धूल धूसरित आदमी, आंखें सूजी हुई, माथे पर पसीना और पैरों में गीली मिट्टी चिपकी हुई थी। वह सीधे अमन के पैरों पर गिरा। साहब, बचाइए, भगवान के लिए। अमन ने उसे उठाया। शांत, पहले अपना नाम बताओ। रामवीर, बरगद चौराहा। हमारे गांव में दो दो मौतें हो गई हैं। हम दोनों सहम गए। मैंने पूछा, कैसी मौतें? रामवीर कांप गया। एक खेत में, एक कुएं पर दोनों की घड़ी एक ही समय पर रुकी हुई थी। अमन ने पहली बार आंखें उठाई। कहाँ रुकी? रामवीर फुसफुसा कर बोला, 12:37 पर। यह सुनते ही कमरा जम सा गया। अमन ने बिना देरी किए कुछ फैसला किया। फिर वह उठे। उन्होंने अपनी चाय भी पूरी नहीं पी। उन्होंने बस एक लाइन ही कही, पिद्दू, फटाफट सामान उठाओ, बरगद चौराहा बुला रहा है। मैंने पूछा, क्यों? अमन बोले, क्योंकि किसी ने समय की सुइयां जानबूझकर रोकी हैं। और इसी तरह हम निकल पड़े गांव झबरिया की ओर। बैलगाड़ी की धीमी खड़खड़ाहट, आसमान में धूप की हल्की सी चादर और पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा। रामवीर बोला, साहब, दोनों मरने वाले हमारे गांव के थे। पहला तेजू पटेल और दूसरा लक्ष्मण यादव। मैंने पूछा, दोनों की मौत एक ही रात? हाँ, और दोनों की घड़ी 12:37 पर रुकी हुई थी। अमन ने गंभीरता से पूछा, क्या दोनों एक दूसरे को जानते थे? रामवीर ने सिर हिलाया। नहीं साहब, उनका कोई लेना देना ही नहीं था। अमन ने फुसफुसा कर कहा, यही पहली गड़बड़ है पिद्दू। दो लोग, अलग जगह, लेकिन समय एक ही। यह सुनते ही मेरे मन में एक कंपन सा हुआ। जैसे ही हम गांव की सीमा पर पहुंचे, वहां खड़े थे इंस्पेक्टर त्यागी। चेहरे पर चिंता, लेकिन आंखों में भरोसा। मिस्टर अमन, आपका ही इंतजार था। अमन बोले, केस मुझे बुलाता है त्यागी जी। बताइए, शव कहाँ है? त्यागी ने इशारा किया।
पहले खेत चलिए। खेत बिल्कुल शांत था, पर हवा भयानक। तेजू का शव खेत की मेड़ पर पड़ा था, लेकिन अमन झुके, घड़ी उठाई। घड़ी टूटी नहीं थी, लेकिन रुकी हुई थी। घड़ी के कांच पर बहुत ही हल्की सी खरोंच थी। अमन बोला, तेजू भाग रहा था। मैं चौंक गया, और ये हमें कैसे पता चला? अमन बोला, मिट्टी उल्टी तरफ उछली है, कोई उसका पीछा कर रहा था। त्यागी जी बोले, लेकिन शरीर पर तो कोई चोट नहीं है। अमन ने धीरे से बोला, डर भी कभी कभी इंसान को मार देता है। थोड़ी देर बाद हम कुएं पर पहुंचे। गांव वाले बिल्कुल चुप। कुएं के पास लक्ष्मण का शव पड़ा हुआ था। अमन ने उसका हाथ उठाया। घड़ी यहां भी रुकी हुई थी। 12:37, बिल्कुल वही समय। अमन बोला, यह एक सोची समझी हत्या है। मैं पूछ बैठा, कैसे? अमन ने कुएं के पास की मिट्टी देखी। किसी ने उसे धक्का दिया था। सब एक दूसरे को देखने लगे। दो मौतें, दो अलग तरीके, और एक ही समय। इसका मतलब कोई एक तीसरा खिलाड़ी है। शुक्ला ने पूछा, कौन? अमन बोला, जो समय को नियंत्रित करता है और डर को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। मैं बुदबुदाया, अमन, ये मामला आसान नहीं। अमन ने एक हल्की सी मुस्कान दी, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं पिद्दू। कुछ देर पश्चात हम धीरे धीरे टहलते टहलते बरगद चौराहा पहुंचे। शाम की एक रोशनी पेड़ की लटकती जड़ों पर पड़ रही थी, और एक डर, एक इतिहास और एक राज साथ साथ खड़े नजर आ रहे थे। गांव के बुजुर्ग धीरे धीरे अमन के पास आए। एक बूढ़ा बोला, साहब, ये चौराहा रात को बोलता है। मैंने भौहें सिकोड़ ली। क्या मतलब? बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, जो यहां से गुजरता है उसे अपने पीछे कदमों की एक हल्की सी आहट सुनाई देती है। मैंने अमन की तरफ देखा। अमन बस मुस्कुराया। कदमों की आवाजें अक्सर हमारे भीतर से ही आती हैं बाबा, अमन ने कहा। फिर उसने चौराहे की मिट्टी को उठाकर देखा। सूखी नहीं, गीली भी नहीं, बस हल्की सी दब चुकी मिट्टी। मैंने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? अमन बोला, यहाँ कोई खड़ा था कुछ देर के लिए, और फिर अचानक भाग गया। मैं दंग। ये भी तुम्हें पता चल गया? और कैसे? अमन ने कहा, कदम एक दिशा में गहरे हैं और दूसरी दिशा में हल्के। मतलब दौड़कर आया नहीं, भागकर गया है। त्यागी जी बोले, पर कौन? अमन ने ठीक बीच में पड़े एक धुंधले चप्पल के निशान की ओर इशारा किया, जो दोनों मौतों से पहले यहां मौजूद था। मेरी रूह कांप चुकी थी। हम बात कर ही रहे थे कि गांव के मुखिया हरनाम सिंह भीड़ को चीरते हुए हमारे सामने आए। ऊंचा कद, चमकदार पगड़ी, पर आंखों में एक हल्का सा डर छिपा हुआ। मुखिया बोले, अमन साहब, गांव में अफवाहें फैल रही हैं, और आपका काम है कि आप इसे जल्दी से जल्दी खत्म करें। अमन ने सीधा सवाल पूछा, वैसे मौत से 1 घंटा पहले आप कहाँ थे? मुखिया थोड़ा सा हड़बड़ा गया। मैं तो अपने घर पर ही था। अमन की आंखें आधी सिकुड़ी। घर पर? लेकिन आपके घर की लैंप पोस्ट तो रात 12 बजे बंद थी। मुखिया चौंक गया।
और ये बात आपको कैसे पता है? अमन शांति से बोला, मैंने आते समय देखा। गांव में फसफसाहट फैल गई। चर्चा के बीच एक दुबला, कांपता हुआ आदमी धीरे से आगे आया। उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी। वह बोला, साहब, मैंने आवाजें सुनी थी। मैंने देखा। वह बुजुर्ग व्यक्ति अंधा था और पूछा कि आपने क्या देखा? वह बोला, मैं देख नहीं सकता साहब, पर कदमों की आवाज पहचानी हुई थी। अमन के चेहरे पर पहली बार गहरा ध्यान आया। कदमों की आवाज। अंधे आदमी ने सिर हिलाया। हाँ साहब, यह उसी आदमी की आवाज थी जो हमेशा रात को चुपचाप खेत की तरफ जाता था। त्यागी चिल्लाए, और कौन था वो आदमी? अंधा आदमी धीरे से बोला, महावीर साहू। गांव में सनसनी फैली। मैंने अमन की ओर देखा। अमन पहले से ही मुस्कुरा रहा था, तो पहला गवाह मिल ही गया। अंधे गवाह की बात सुनते ही हम तीनों, अमन, मैं और त्यागी जी, सीधे महावीर साहू के घर पहुंचे। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर 12 साल की धूल। घर जहां कोई रहता ही ना हो जैसे। अमन ने धीमे से कहा, महावीर घर से भागा नहीं है, कहीं छुपा है। मैंने दरवाजा धकेला। खड़खड़ाहट की आवाज कमरे में गूंज उठी। अंदर एक टूटी चारपाई, एक मिट्टी का लोटा और एक दीवार पर टंगी घड़ी। घड़ी बंद थी और समय 12:37। मेरी गर्दन में झुरझुरी दौड़ गई। अमन धीरे धीरे दीवार पर टंगी घड़ी को देख रहा था। ना टूटी, ना गिर कर रुकी, बस उसके कांटे वहीं जमे हुए थे। अमन ने कहा, पिद्दू, इस केस में कोई घड़ी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मैंने पूछा, इसका क्या मतलब हो सकता है? अमन ने घड़ी के पीछे जासूस अमन ने घड़ी के पीछे की कैप खोली। अंदर एक बहुत ही महीन, लगभग अदृश्य खरोंच थी। अमन बोला, यह खरोंच तब बनती है जब कोई घड़ी को हाथ से जबरदस्ती रोकता है। मैं हैरान था यह सुनकर, फिर भी पूछ ही पड़ा, किसने? अमन बोला, किसी ऐसे ने जिसे पता है कि इस गांव को समय से बहुत डर लगता है। हम धीरे धीरे पीछे के कमरे में गए। दरवाजा चरमराया। कोई हिला नहीं, कोई दौड़ा नहीं। अमन ने कोना उठाया। एक पुरानी लकड़ी की पेटी के पीछे एक आदमी दुबका हुआ था, डरा हुआ, पसीना और आंखों में वही डर जिसे अमन ने खेत में देखा था। त्यागी चिल्लाया, बाहर आ जाओ, पर अमन ने हाथ उठाकर रोका। महावीर, तुम्हें पता है हम यहाँ किस लिए आए हैं? महावीर ने कांपते हुए कहा, साहब, मैंने मैंने किसी को नहीं मारा। अमन शांत स्वर में बोला, मैं जानता हूं महावीर जी। महावीर ने चौंक कर देखा। क्या? आपको ये कैसे पता? अमन बोला, तुमने हत्या नहीं की, पर तुमने कुछ छिपा रखा है। महावीर की आंखें डोलने लगी। अमन ने पूछा, तेजू को तुमने रात में देखा था, है ना? महावीर हिचकते हुए बोला, नहीं। अमन ने उसकी बात काटी। उसके कपड़ों पर वही मिट्टी लगी है जो तुम्हारे आंगन में है। महावीर कुछ न कह सका। मैं दंग था कि आखिर अमन को ये कैसे पता।
फिर मैंने अमन से पूछा कि अमन, ये तुम्हें सब कैसे पता है? अमन बोला, तेजू किसी चीज से डर कर महावीर के आंगन तक आया था। महावीर तभी रोते हुए बोला, साहब, वो वो बोला था कि किसी ने उसे दौड़ाया है। मैंने पूछा, किसने? महावीर बोला, मैंने नहीं देखा साहब, क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा था। अमन ने आंखें आधी सिकोड़ ली, पर तुमने आवाज तो सुनी ही होगी। महावीर कांप गया और उसने हकलाते हुए कहा, साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तेजू कह रहा था, वो आ रहा है, वो आ रहा है। मैंने पूछा, कौन कौन आ रहा है महावीर? तो उसने कहा, मुखिया। मेरा दिल ये सुनकर हिल गया। त्यागी की आंखें फैल गई। महावीर रोने लगा। अमन शांत, लेकिन बहुत ही गहरी आवाज में बोला, अच्छा, तो ये बात है। महावीर, इसका मतलब कि तुम हत्यारे तो हो नहीं, पर हाँ, तुम एक डरपोक गवाह जरूर हो। महावीर टूट गया। स साहब, मैंने मैंने सच में किसी को नहीं मारा। अमन बोला, तेजू डर से मरा, लेकिन जिसने उसे डराया वह हत्यारा है। त्यागी बोला, तो कौन है हत्यारा? अमन ने गहरी सांस ली, जो रात 12:37 पर चौराहे पर था। मैंने पूछा, और वो कौन? अमन ने कहा, जिसकी आवाज तेजू ने पहचानी थी। हम सब स्तब्ध, गांव वाले सन। और फिर अमन बोला, अब हमें मुखिया से बात करनी ही पड़ेगी। जब हम महावीर को लेकर बरगद चौराहे पर पहुंचे, गांव के दोनों कटों से लोग जमा हो चुके थे। धीमे धीमे पगड़ी बांधे भारी शरीर वाला मुखिया हरनाम सिंह भीड़ को चीरता हुआ हमारी ओर आया। उसकी चाल धीमी, पर आंखें हमें देख रही थी, बिल्कुल बाघ जैसे। डर नहीं, बस आकलन। त्यागी बोला, हरनाम सिंह, हमें तुमसे कुछ सवाल करने हैं। अमन ने हाथ उठाया। त्यागी, इतनी जल्दी मत करो, सवाल अब मैं पूछूंगा। अमन ने मुखिया को देखा और बहुत धीरे से बोला, कल रात 12:37 पर आप कहाँ थे? गांव बिल्कुल शांत था। हवा भी जैसे अब थम चुकी थी। मुखिया ने बिना पलक झपके जवाब दिया, मैं घर पर ही था। अमन मुस्कुराया, तो फिर एक छोटी समस्या है। मुखिया बचौंका, कैसी समस्या है? अमन बोला, आपके घर का मुख्य दीपक ठीक 12 बजे बुझ गया था। और ये चीज मैंने आपसे पहले भी कही है। भीड़ में से आवाजें आई, हाँ हाँ, दीपक बुझा था, मैंने भी देखा था। शुक्ला ने सॉरी त्यागी ने सीना चौड़ा किया, तो घर में अंधेरा था। मुखिया ने आंखें टेढ़ी, दीपक बुझ जाए तो घर वालों पर शक होगा क्या? अमन शांत रहा और बोला, दीपक खुद नहीं बुझा था, बुझाया गया था। मुखिया की आंखों में एक झटका देखने को मिला। अमन ने महावीर की ओर इशारा किया। महावीर कहता है, तेजू मरने से पहले मुखिया आ रहा था, यही चिल्ला रहा है। गांव में सन्नाटा था। मुखिया हंसा, ठंडी पतली हंसी। अंधेरे में किसी की आवाज किसी की भी तो लग सकती है ना अमन साहब। अमन धीरे से आगे आया। एक बात बताइए, तेजू ने आखिरी बार किससे उधार लिया था? मुखिया थोड़ा सा हिचका। गांव का कोई फुसफुसाया, अरे वो तो मुखिया ही था ना। अमन ने सिर हिलाया, और लक्ष्मण? दूसरी तरफ से भी आवाज आई, अरे हाँ, लक्ष्मण ने भी तो मुखिया जी से ही पैसे लिए थे। मैंने धीरे से कहा, दोनों कर्जदार थे यानी कि।
अमन बोला, और दोनों ही अब मृत हैं। अमन अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और चौराहे की मिट्टी उठाने लगा। मैंने उससे पूछा, क्या ढूंढ रहे हो अमन? अमन ने मिट्टी सूंघी। यह मिट्टी इस चौराहे की नहीं। शुक्ला चौंक गया। क्या मतलब? अमन बोला, यह मिट्टी कुएं के पीछे वाले खेत की है। गांव में सन्नाटा था। मैंने अटक कर पूछा, किसका खेत? अमन ने मिट्टी महावीर को दिखाई। पहचानते हो महावीर? महावीर सहमा था लेकिन बोल उठा, ये तो मुखिया का खेत है। मुखिया हल्का सा कांपा लेकिन तुरंत चेहरा सख्त करके बोला, मेरी मिट्टी मेरे कपड़े पर, इसमें कौन सी नई बात है? अमन बोला, कपड़े पर तो ठीक है, लेकिन यही मिट्टी तेजू और लक्ष्मण की घड़ी पर क्या कर रही थी? गांव हिल उठा। अमन खड़ा हुआ सीधे मुखिया के सामने। हरनाम सिंह, ये संयोग नहीं है। दो मौतें, एक समय, एक मिट्टी, और दोनों के कर्ज आपसे जुड़ते हैं। मुखिया गुस्से से बोल पड़ा, मैंने किसी को नहीं मारा। अमन मुस्कुराया, मैंने कब कहा? भीड़ सरक गई। मैं फुसफुसाया, अमन, अब तुम क्या सोच रहे हो? अमन बोला, हत्यारा कोई और भी हो सकता है जो मुखिया के नाम से लोगों को डराता हो। गांव के साथ साथ मुखिया भी सन्न था। अमन ने आगे कहा, लेकिन एक बात तय है। सब चुप थे। अमन बोला, तेजू और लक्ष्मण की मौत का रास्ता मुखिया के खेत से होकर ही जाता है। इसी तरह कुछ देर के बाद अमन ने एक नज़र घड़ी पर डाली। शाम अब होने को थी। त्यागी, हमें भी अब खेत की ओर चलना चाहिए। त्यागी बोला, लेकिन अब तो अंधेरा होने वाला है। अमन ने बिना पलटे हुए कहा, अंधेरे में ही सच चलते हैं त्यागी जी, दिन में तो डर भी छुप जाता है। मैंने अपना बैग टाइट पकड़ा। अमन, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। अमन हल्का सा हंसा, अरे पिद्दू, हम इसीलिए तो आए हैं, इसे ठीक करने। हम तीनों चौराहे से निकलकर कुएं के पीछे वाले खेत की ओर बढ़े। हवा भारी थी लेकिन ठंडी नहीं, जैसे किसी ने हवा के साथ भी खेल कर दिया हो। अमन बार बार पेड़ों की ऊंचाइयों को देखता है। मैंने पूछा, अब तुम पेड़ों के ऊपर क्या ढूंढ रहे हो? अमन बोला, कदमों की आवाज़ जरूरी नहीं कि हमेशा नीचे से ही आए, कभी कभी वह ऊपर से भी आती है पिद्दू। मेरी रीढ़ ठंडी पड़ गई। हम खेत के पहले छोर पर पहुंचे। जमीन पर हल्की हल्की खरोंचों जैसी रेखाएं थीं। मैंने पूछा, यह? अमन झुक कर बोला, यह कदमों के निशान नहीं हैं, यह किसी को घसीटने के निशान है। त्यागी बोला, कौन? और आखिर क्या घसीट रहा था? अमन बोला, शायद कोई घायल, जिसे कोई घसीट कर ले जा रहा था। मैंने घबरा कर पूछा, तेजू? अमन बोला, नहीं, और वो लक्ष्मण भी नहीं है। मैं चौंक गया, तो फिर कौन हो सकता है? अमन बस बोला, शायद कोई तीसरा व्यक्ति। और ये सुनते ही मैं और त्यागी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जब हम दूसरे छोर पर पहुंचे तो अचानक अमन ने हाथ उठाया, शांत रहो। हम तीनों रुक गए। हवा में बहुत हल्की सी आवाज थी, जैसे कोई टीस भरी सांस गन्नों के भीतर फंस गई हो। मैंने पूछा, क्या ये किसी के रोने की आवाज है? अमन बोला, नहीं पिद्दू, ये रोना नहीं है, ये दर्द की आवाज है। त्यागी बोला, वहां कौन है, सामने आओ। अमन ने धीरे से कहा, चिल्लाओ मत त्यागी, तीसरा आदमी घायल है और वह हमें देख रहा है पर सामने नहीं आएगा।
अमन धीरे धीरे गन्नों के बीच झुक कर बोला, तुम्हें चोट लगी है। मैं डॉक्टर नहीं, पर मैं झूठ से बचा जरूर सकता हूँ। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आवाज 1 इंच करीब आ गई। मैंने दबे स्वर में कहा, अमन, ये कौन है? अमन बोला, वही जो दोनों मौतों का असली केंद्र है। त्यागी ने पिस्तौल निकाल ली और बोला, मैं चलता हूँ अंदर। अमन ने कहा, रुक जाइए त्यागी जी, अगर ये आदमी डर गया तो भागेगा और उसकी जान भी जा सकती है। त्यागी रुका। अमन बोला, तीसरा आदमी ही इस केस का दिल है। गन्नों की पत्तियों के बीच एक हलचल हुई, धीमी, डर से भरी, कांपती हुई। मैंने जैसे ही देखा, मेरी रीढ़ से पसीना उतर गया। गन्नों के बीचों बीच एक परछाई धीरे धीरे उठ रही थी, इतनी कमजोर कि खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, पर उसकी आंखें सीधे अमन को देख रही थी। अमन ने बहुत धीमे स्वर में कहा, शांत, हम मदद करने आए हैं। परछाई हिली जैसे वो गिरने वाली हो, और उसी पल मैंने पहली बार उसका चेहरा थोड़ा सा रोशनी में देखा। वह एक आदमी था, घायल, डर से टूटा, लेकिन अब भी जीवित। अमन ने धीरे से कहा, पिद्दू, यह वही आदमी है जिसकी वजह से 1237 का खेल शुरू हुआ। अमन ने हाथ बढ़ाया, धीरे धीरे उस आदमी की कलाई पकड़ी। कलाई बर्फ के जैसी ठंडी थी, चेहरा पीला पड़ चुका था और कपड़ों पर गहरे लाल रंग के धब्बे थे, पर धब्बे पुराने थे, ताजा खून नहीं था। मैंने धीरे से पूछा, अमन जिंदा है? अमन ने नाड़ी चेक की। हाँ, बस बेहोश है, लेकिन जिंदा है। लेकिन डर ने उसकी आधी जान खा ली है। त्यागी बोला, ये कौन है? अमन ने बिना ऊपर देखे कहा, सवाल सही है, लेकिन अभी वक्त सही नहीं है। उसके होंठ कांप रहे थे, सूखे, जैसे किसी ने कई दिन खिड़की बंद करके रखा हो। उसके गले से फटी हुई टूटी सी आवाज निकली, पानी। अमन ने पास पड़ी पानी की बोतल मेरे हाथ से ली और उसके मुंह से लगाई। 2 घूंट जाते ही उसकी आंखें खुली और उसकी सांसों में थोड़ा सुधार हुआ। अमन बोला, धीरे, हाँ, बस धीरे। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें पूरी तरह से खुल गई थीं। अमानवीय डर, जैसे वह किसी ऐसे आदमी से भाग कर आया हो जिससे पूरा गांव कांपता हो। शुक्ल त्यागी ने टॉर्च उसकी आंखों पर डाली। अरे, मैं इसे पहचानता हूँ। ये तो कुछ महीने पहले ही लखनपुर से गायब हुआ था। मैं चौंक गया। लखनपुर? अमन धीमे से बोला, हाँ पिद्दू, और यही तो इस पूरे केस की पहली बड़ी गांठ है। मैंने पूछा, अमन, क्या यह वही आदमी हो सकता है जिसके बारे में गांव में गायब होने की कहानी फैली हुई है? अमन ने कहा, कहानी सच नहीं होती, लेकिन कहानी का डर हमेशा सच होता है। अमन उसके बिल्कुल पास जा बैठा और धीरे से बोला, तुम्हारा नाम क्या है? आदमी ने कांपते होठों से कहा, शिवकांत। मुझे जैसे बिजली लगी हो। मैं तुरंत पीछे हट गया। त्यागी बोल ही नहीं पाया। गांव में तो उसका नाम तक लेने से लोग डरते थे। अमन ने सिर हिलाया। यानी कहानी की जड़ अब हमारे सामने है। शिवकांत हकलाया, मुझे मारना चाहता था वो। अमन तुरंत झुक गया। कौन?
किसने हमला किया? कौन तुम्हें मारना चाहता है? शिवकांत की आंखें डर से फैल गईं। कोई नाम उसके होठों तक आता पर कांप जाता। आंसू निकल आए। अमन ने उसे शांत किया। तुम डरो मत। जिसने तुम्हें मारा मैं उसे ढूंढूंगा। तुम बस नाम बोलो। शिवकांत का गला भर आया। मैं उसका नाम नहीं ले सकता। अमन बोला, बोलोगे, तुम उसका नाम लोगे, क्योंकि तुम अभी जिंदा हो, और जिस दिन तुम मरोगे वह नाम भी मर जाएगा। शिवकांत ने कांपते हुए बोला, वो मुखिया नहीं है। शुक्ला चौंक गया। फिर कौन? शिवकांत बोला, वो कोई और है, जो सब जानता है, सब देखता है। अमन की आंखें चमकी। तो हत्यारा मुखिया नहीं, कोई तीसरा ही है। अमन बोला, तेजू और लक्ष्मण, क्या तुम उन्हें जानते थे? शिवकांत ने दर्द से सिर हिलाया। न, नहीं। अमन बोला, लेकिन वे तो तुम्हारे राज के बहुत करीब पहुंच गए थे। शिवकांत के चेहरे पर डर उभर आया। हाँ, तेजू ने मुझे देख लिया था। मैं थोड़ा सा हैरान था। मैंने पूछा, कहाँ देखा? शिवकांत बोला, कुएं के पास, जहां मैं छुपा हुआ था। अमन ने मेरी ओर देखा। अब समझ आ रहा है कुछ पिद्दू? मैंने धीरे से कहा। एक गवाह जिंदा था। दोनों ने उसे देख लिया और दोनों मारे गए। अमन बोला, यही तो कोशिश थी पिद्दू, लेकिन तेजू डर से मरा। लक्ष्मण को धक्का दिया गया। अमन झुक कर बोला, शिवकांत, यह सब क्यों हुआ? शिवकांत फूट पड़ा। उस रात मैं चंपा को बचा रहा था। हम दोनों चौंक गए। अमन ने धीरे से पूछा, चंपा जिंदा है? शिवकांत की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, वो जिंदा है। गांव जैसा जम गया। और तब अमन धीरे से बोला, अब पहेली की सबसे बड़ी कड़ी हाथ में आ गई है। शिवकांत रो रहा था। सांस उखड़ी हुई। आंखों में खून नहीं, डर भरा था। अमन ने उसका कंधा पकड़कर कहा, शिवकांत, तुम तो जानते हो, वो दो मौतों से ज्यादा की कीमत रखता है। शिवकांत कांप कर बोला, साहब, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं बस चंपा को बचाना चाहता था। अमन बोला, तो बताओ, किससे बचाना चाहते थे? शिवकांत की आंखों में एक अजीब चमक आई, दर्द और डर की मिली जुली। शिवकांत टूटी आवाज में बोला, उस रात चंपा ने मुझे बुलाया था। वो डरी थी, रो रही थी। मैंने पूछा, क्यों? शिवकांत ने जवाब दिया, क्योंकि उसने किसी को अपने घर के पीछे वाले आंगन में घूमते हुए देखा था। त्यागी बोला, घर के पीछे? कौन था वो? शिवकांत ने गहरी सांस ली। मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाया। अमन मुस्कुराया, बहुत हल्के लेकिन डरावने अंदाज में। मतलब तीसरा खिलाड़ी अब भी इस गांव में घूम रहा है। अमन बोला, शिवकांत, चंपा तुम्हें क्यों बुलाती? शिवकांत ने सिर झुका लिया। हम हम एक दूसरे को जानते थे। मैंने समझ लिया, लेकिन अमन ने इसे पूरा किया। जानते थे या प्यार करते थे? शिवकांत की आंखों से आंसू लुढ़क गए। हाँ,
अमन ने धीरे कहा, और मुखिया को यह मंजूर नहीं था। शिवकांत बोला, वो मुझे मार डालता अगर मैं चंपा को न ले जाता। अमन ने तुरंत कहा, लेकिन उसी रात किसी और ने तुम पर हमला किया। शिवकांत ने गले को सहलाया। वहां नीली चोटें थी। हाँ, किसी ने पीछे से मारा था। त्यागी बोला, किसने? शिवकांत चिल्ला उठा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता है कुछ। अमन ठंडे स्वर में बोला, लेकिन तुम्हें मरा हुआ समझकर वो आदमी भाग गया। अमन ने घड़ी निकाली, तेजू की, लक्ष्मण की। दोनों रुकी थी 12:37 पर। अमन बोला, शिवकांत, तुमने यह समय कहाँ देखा है? शिवकांत ने कांपते हुए कहा, उस रात जब मैंने चंपा के कमरे की खिड़की खोली। वो घड़ी बेड के पास रखी थी। मेरी सांस रुक गई और मैंने पूछा, और वो किस समय रुकी थी? शिवकांत बोला, 12:37। अमन की आंखों में एक तेज चमक दौड़ गई। अमन सीधा खड़ा हुआ। मतलब यह समय किसी मौत का समय नहीं, उस रात का वह पल है जब सब बदल गया था। त्यागी घबरा गया। क्या मतलब अमन? अमन बोला, जिस समय चंपा ने उस आदमी को आंगन में देखा, वह वही समय था। 12:37। गांव में हलचल। मैंने कहा, मतलब यह समय तेजू और लक्ष्मण की मौत से नहीं, चंपा की उस रात से जुड़ा है? अमन बोला, हाँ बिद्दू, कोई इस गांव को उस एक समय की याद दिला रहा है। अमन बोला, शिवकांत, चंपा अब कहाँ है? शिवकांत हकलाया। वो कुएं के पीछे वाले खाली घर में है। मैंने चौंक कर कहा, चंपा जिंदा है? शिवकांत की आंखें भर आई। हाँ, वो 2 दिन से मुझे संभाल रही है, लेकिन आज सुबह वो किसी को देखकर डर गई। अमन बेहद ध्यान से, किसे? शिवकांत बोला, वो वो आदमी जो हमें ढूंढ रहा है। अमन की आंखें ठंडी हो गई। तो हत्यारा अभी भी चंपा के पीछे है? अमन तुरंत खड़ा हुआ। त्यागी, हमें अभी उसी घर जाना होगा। त्यागी बोला, लेकिन अब तो रात हो गई है। अमन ने कहा, रात ही वह समय है जिसमें हत्यारा चलता है। मैंने डरते हुए पूछा, अमन, वो आदमी कौन है? अमन बोला, जिसने शिवकांत पर हमला किया, जिसने तेजू को डराया, जिसने लक्ष्मण को धक्का दिया, और जो चंपा तक पहुंचना चाहता है। मैंने कांप कर पूछा, क्या वो मुखिया है? अमन ने बहुत धीरे कहा, अगर मुखिया होता तो गांव अब तक जान चुका होता। त्यागी बोला, तो फिर कौन है? अमन ने गहरी सांस ली। कोई ऐसा जो अंधेरे में चलता है और जिसे चंपा अब भी पहचान नहीं पाई। हवा भारी हो चुकी थी। रात गहराने लगी थी। अमन बोला, चलो पिद्दू, अब असली खेल शुरू होता है। बरगद चौराहा पीछे रह गया था। हम तीनों गन्नों की सरसराहट के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। रात की हवा ठंडी नहीं, भारी थी, जैसे किसी ने हवा को भी बांध रखा हो। मैंने धीरे से पूछा, अमन, ये घर कितना दूर है? अमन बोला, जहां डर बढ़ता जाए समझ लेना कि हम पास पहुंच रहे हैं। त्यागी ने टॉर्च जलाई, पर अमन ने हाथ रोक दिया। टॉर्च मत जलाओ, अंधेरे में हम उसे नहीं देखते, वो हमें पहले देख लेगा। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आखिरकार एक टूटा फूटा घर
पेड़ की छाया में उभर आया। टूटी छत, दीवारों में दरारें और खिड़कियों के छेद, जैसे अंधेरे में बनी आंखें जो हमें देखते जा रही हों। अमन ने धीरे से कहा, यह घर घटनाओं से ज्यादा स्मृतियों से भरा है। मैंने कहा, अमन, मुझे तो अब डर लग रहा है। अमन हल्का सा हंसा। डर लगना इस बार अच्छी बात है पिद्दू, क्योंकि यहाँ हत्यारा भी डर रहा है। मैंने चौंक कर कहा, हत्यारा डर रहा है, इसका क्या मतलब है? अमन ने कहा, हाँ, वह चंपा के सच से डरता है। हम धीरे धीरे घर की दहलीज के पास पहुंचे। अचानक खड़ 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 घिसटने जैसी आवाज। मैं एकदम से रुक गया। त्यागी ने हाथ बंदूक पर रख लिया। अमन बोला, रुको, यह आदमी की आवाज नहीं। कुछ सेकंड सब कुछ शांत रहा। अमन ने आंखें बंद करके कहा, यह किसी के रोते गिरते कदमों की आवाज है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। घर के अंदर कोई था, या शायद कोई सीधा हमारे पीछे था। अमन ने कहा, त्यागी, तुम दाएं से जाओ। बिद्दू, तुम मेरे साथ रहो। आवाज बाहर की है, घर के अंदर की नहीं। मैंने चौंक कर कहा, लेकिन आवाज तो दीवारों से आ रही थी। अमन बोला, इस घर की दीवारें आवाज को भीतर खींच लेती हैं, और यही इसकी खूबी है। मैंने घबरा कर कहा, मतलब आवाज घर की नहीं? अमन मुस्कुराया, हाँ बिद्दू, आवाज घर की नहीं, घर के पीछे से आ रही है। मैंने हल्की सी दहशत में पीछे देखा, और झाड़ियों के बीच एक छाया पलक झपकते ही हिली। अमन आगे बढ़ा। हम धीरे धीरे झाड़ियों को हटाते हुए पीछे की ओर पहुंचे, और वहां एक लड़की दीवार से चिपकी कांप रही थी। पैरों में मिट्टी, हाथों में चोट, और आंखें डर की सीमा के पार। अमन ने धीमे से कहा, चंपा? चंपा ने आंखें उठाई। उसका चेहरा जैसे किसी पुराने डर का नक्शा हो। वह धीरे से बोली, साहब, वो वो मुझे मार देगा। मैंने पूछा, कौन? चंपा की आंखें फैल गईं। वही आदमी जो कल रात खिड़की से अंदर आया था। यह सुनते ही मेरे पैरों से ताकत निकल गई। अमन बोला, चंपा, क्या उसने कुछ कहा? चंपा ने सिर हिलाया, नहीं, वो बस ऐसे खड़ा रहा जैसे। मैंने पूछा, जैसे क्या? चंपा ने कांपते हुए कहा, जैसे वो मुझे देख ही नहीं रहा था, बल्कि समय को देख रहा था। अमन की आंखें चमक उठी। वह धीरे से बोला, तो मैं सही दिशा में चल रहा हूँ। त्यागी बोला, अमन, ये बात समझाओ। अमन ने कहा, कातिल चंपा को नहीं, घड़ी को देख रहा। वह 12:37 पर किसी चीज का इंतजार कर रहा था। मैं हैरान था। मतलब हत्यारा किसी संकेत का इंतजार कर रहा था? अमन ने जवाब दिया, हाँ, और वह संकेत था चंपा से जुड़ा एक सच, जिसे हम अभी भी नहीं जानते। चंपा सुबकते हुए बोली, साहब, वो आदमी अभी भी मेरे पीछे है। अमन ने उसकी कलाई थामी। अब नहीं चंपा, अब हम उसके पीछे हैं। तो साथियों, ये कहानी ज़्यादा लंबी होने की वजह से भागों में आएगी, तो ये इस कहानी का पहला भाग है। इस कहानी का अगला भाग कल रात को हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा, तो उसे भी सुने। धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। ये कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल पर हर रात एक नई कहानी आ जाती है, उसे भी सुनें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें,
और यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।